ट्रिगर में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एसएससी जीडी की श्रृंखला के अंतर्गत हम हाजिर हैं आप आज आपके सामने 16 नंबर का वीडियो लेकर के। आशा है कि हमारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और उसका आप लाभ उठा पा रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी सीरीज में, देखते हैं प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न है, गुणकांत दत्ता बोरबया ने को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी गुणकांत दत्ता को किस पुरस्कार से दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, देखें इसका जो राइट आंसर है ये है सत्रिया। सत्रिया जो है का लोक नृत्य है। ठीक है, तो गुणकांत दत्ता इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था सत्रिया नृत्य के लिए, और सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है, असम का है। ठीक है, इसके अलावा देखें जो कथक है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है। जो कथकली है ये आपका केरल का लोक नृत्य है। और जो छऊ है ये 2-3 जगह का है, झारखंड का है, झारखंड का है बेसिकली, झारखंड, और बेसिकली इसकी बात जो है उड़ीसा से मानी जाती है। इसके लिए इसकी शुरुआत उड़ीसा से मानी जाती है। छऊ झारखंड का भी है। ठीक है, देखें छऊ एक प्रकार का मुखौटा नृत्य होता है जिसमें मुखौटा बांधकर नृत्य करते हैं, लेकिन जो उड़ीसा का छऊ होता है उसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सत्रिया असम का है, कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, और छऊ झारखंड उड़ीसा का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए कावेरी डेल्टा के मुत्तरयार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार राजवंश सत्ता थी और वे पल्लव राजाओं के थे, मतलब कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो पल्लव राजा जो थे ये कहाँ के थे, तो यहाँ क्या होगा, पल्लव राजा कहाँ के थे, कांचीपुरम। तो कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी, वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ। ठीक है, क्योंकि पल्लव वंश का जो शुरुआत है वो कांचीपुरम में ही हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, कांचीपुरम पल्लव। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तारामंडल अर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है, मतलब तारामंडल का एक नाम दिया है अर्सा मेजर, तो उसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है द ग्रेट बियर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या है, द ग्रेट बियर। तो तारामंडल अर्सा को द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न। ठीक है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए पोस नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। कौन सी नीति? देखिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारक अधिनियम 2013, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण निषेध निवारक अधिनियम 2014, महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2015 और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2019। का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। ठीक है, ये क्या करता था, कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़न को रोकता था। ठीक है, तो 2013 में। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। याद रखें जो जिंक है तो जिंक को ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट में परिवर्तित करने वाला जो अम्ल है उस अम्ल का नाम है H2SO4। H2SO4 ये जिंक को सल्फेट में बदलता है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पर एसिटिक अम्ल है CH3OH, जिसका फार्मूला होता है CH3OOH एसिटिक अम्ल। ठीक है, HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है नाइट्रिक अम्ल HN। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है जो पेट में पाया जाता है इसका फार्मूला होता है HCl। तो हमें चाहिए ZnSO4 चाहिए, तो SO4 केवल और केवल सल्फ्यूरिक अम्ल के फार्मूले में है, अतः इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC सेंटर विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली। ये 2022 के करंट अफेयर्स का प्रश्न है। शपथ ली, इसका जो राइट आंसर है सुरेश पटेल। सुरेश पटेल ने CVC के रूप में क्या ली थी, शपथ ली थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है ये कहा जाता है
ठीक है, देखिए कोशिका, सेल कहा जाता है, कोशिका, ठीक है। कोशिका जो होती है ये किसी भी जीव की संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचनात्मक एवं फंक्शनल, ठीक है, कार्यात्मक, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका से मिलकर के ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक जिसे टिश्यू कहा जाता है। ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं, ऑर्गन, अंगों से बनता है अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम, अंगतंत्र, और अंगतंत्र से निर्माण होता है पूरे शरीर का, बॉडी का। क्लियर है? तो कोशिका मिलकर के, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनते हैं, अंग मिलकर के अंगतंत्र बनते हैं, और अंगतंत्र से शरीर बनता है, मतलब सेल होगी, टिश्यू बनेगी, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी का निर्माण होगा। ठीक है। तो कोशिका जो है ये छोटी इकाई है, तो किसी जो जीवों में पाई जाने वाली संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की जो खोज है ये रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में कोशिका की क्या थी, खोज की थी। ठीक है, ये एक डेड सेल थी, ठीक है, और जो आपका कार्क, पौधों के कार्क में मिली थी, जबकि जीवित सेल की खोज 1674 में अलग से हुई थी, ल्यूमेनहॉफ ने करने वाले व्यक्ति, ठीक है, वो लेकिन जीवित सेल थी जो 1674 में तालाब में स्वतंत्र रूप से पाई गई थी। ठीक है, तो याद रखें जो आपका कोशिका थी, तो रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी, तो रॉबर्ट हुक ने आपका मृत सेल, मृत कोशिका की खोज। ठीक है, तो देखें आत्महत्या थैली लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखें ये जो मान लो ये सेल है, ठीक है, सेल में आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव भरा होता है, कोशिका के अंदर ये कोशिका द्रव भरा होता है। अब कोशिका में बहुत सारी चीजें बनती हैं, प्रोटीन बनता है, वसा बनता है, ये सब चीजें बनती है, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल भी बनता है। तो जो खराब मटेरियल कोशिका में बनता है, उस खराब मटेरियल को जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम भी पाए जाते हैं सेल में, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, जो बेस्ट मटेरियल कोशिका में बना हुआ है, इस बेस्ट मटेरियल के पास पहुंचते हैं और लाइसोसोम खुल जाता है, और लाइसोसोम उस बेस्ट मटेरियल को अपने अंदर भर लेते हैं। और कभी कभी गलती से लाइसोसोम फट जाते हैं तो उस पूरी सेल को ही नष्ट कर देते हैं। तो जानबूझ करके इसने अपने अंदर बेस्ट मटेरियल, खराब चीजों को भरा है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ठीक है, ये देखिए जो तारक काय होता है, तो तारक काय होता है जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में तारक काय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये कोशिका से संबंधित कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि चालीहासा हिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए कितने दिनों का उपवास रखते हैं। याद रखें कि सिंधी लोगों का त्योहार कौन सा है, झूलेलाल को मानते हैं ये, और कौन सा त्योहार मनाते हैं, चालीहासा हिब उत्सव। चालीहासा हिब उत्सव जो है, इसके दौरान सिंधी लोग जो होते हैं 40 दिनों का व्रत रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 40 दिन। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत के निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से कौन राज्यसभा से, में कौन राज्यसभा से सेवानिवृत्त था, तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर है पालिनी यप्पन चिदम्बरम, ये 2022 में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, याद रखें, देखें आपका संसद होती है, पार्लियामेंट होती है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा, और दूसरा होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। याद रखें जो संसद के अगर अंगों की बात करें तो संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि संसद के आपका सदन की बात करें तो 2 ही सदन होते हैं, आपका लोकसभा और राज्यसभा, आपका अपर हाउस और लोअर हाउस, इसे उच्च सदन और निम्न सदन भी कहा जाता है। जो राज्यसभा है इसमें आम जनता चुनाव में भाग नहीं लेगी, इसलिए इसको हम उच्च सदन कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। जो लोकसभा है इसके चुनाव में आम जनता भाग लेती है, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो संसद आपका 79वें आर्टिकल में है, राज्यसभा 80 आर्टिकल में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है, और राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। ठीक है, तो राज्यसभा में याद रखें कि राज्य, देखें एक बात और,
भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये आर्टिकल 331 कहता है, यदि भारत के राष्ट्रपति को लगा कि लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं बना है, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन ध्यान रखें, ये 2 जो लोकसभा में होंगे ये आंग्ल भारतीय ही होंगे, एंग्लो इंडियन ही होंगे, ठीक है। जबकि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकता है, 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। ये 12 सदस्य आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। ये 12 सदस्य जो होंगे ये 4 क्षेत्रों में पारंगत होंगे। ये जो होंगे साहित्य विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में आगे होंगे। साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा में ये लोग आगे होंगे। तो राज्यसभा में याद रखें कि भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो लोकसभा में वर्तमान में 2022 के आसपास इस प्रस्ताव को खत्म करने के लिए वो हुआ था और शायद इसको खत्म भी कर दिया गया है लोकसभा में 2 लोगों को। लेकिन अभी आर्टिकल क्या है बना हुआ है, आर्टिकल 331 के तहत भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति कर रहा था, जबकि आर्टिकल 80 के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट या मनोनीत कर रहा था, ठीक है। तो ये राज्यसभा से संबंधित इन बातों को भी आप याद रखें, ठीक है। देखें, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो याद रखिए ये था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। देखें, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहले एक आर्टिकल था जिसका नाम था आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे। अनिवार्य मतलब नेसेसरी एंड फ्री एजुकेशन, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे, ये लिखा था आर्टिकल 45 में। और आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 45 ये तो डीपीएसपी था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं। सरकार का मन होगा तो ये दिए जाएंगे और सरकार का मन नहीं होगा तो ये नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या था, आपने फिर कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई यदि आप चाहते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के लड़के पढ़ें तो आप इस जो आर्टिकल डीपीएसपी में लिखा है इसको हटा के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में लाएं, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हमने कॉपी किया आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में यहाँ पर हमने बहु बात को कॉपी कर दिया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देंगे, ठीक है। और ये हमने कहा ये बात है भैया 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ का आर्टिकल डिस्टर्ब हुआ, ये जो 45 आर्टिकल था यहाँ पर हमने हटा करके कर दिया 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अब 0 से 6 साल का लड़का पढ़े न पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये भी हमने बात की भैया, ये भी था 86वां संविधान संशोधन 2000। तीसरी बात, अब हमने सोचा कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, सरकार ने कहा हमने अपना काम कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आम जनता बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजे। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई अब पढ़ने के लिए ना भेजेंगे तो समस्या होगी, तो हमने एक फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में भाग 4 का में आर्टिकल 51 का में, तो हमने 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य, 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज यानी 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य था उसको जोड़ दिया। हमने कहा कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, ये भी हमने कहा, ये भी था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। देखें, तीन जगह रिलेटेड है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, जबकि इसकी कड़ियां केवल आर्टिकल 45 आर्टिकल 45 से जुड़ी हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है, ये आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत व्यवस्था की गई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। संथाल नामक जनजाति समूह में बगावत कर दी थी। तो संथाल जो जनजाति समूह है, तो याद रखिए इसने बगावत कब की थी, बगावत की थी कब, 1855 के दौरान संथाल जनजाति ने आपका क्या की बगावत कर दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, किस टीम ने सबसे ज्यादा, एक और बात याद रखें, देखिए संथाल वाले प्रश्न में एक और बात याद रखें, एक जनजाति है, एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है थारू जनजाति,
एक जनजाति है, जिस जनजाति का नाम है थारू जनजाति। और ये जो थारू जनजाति है ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती, दीपावली को शोक के रूप में मनाती। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये है थारू जाति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? थारू है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस टीम ने सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीती है? तो क्रिकेट से संबंधित ये ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, और सबसे ज्यादा आपका मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती, मुंबई ने रणजी ट्रॉफी जीती 5 बार लगभग। फिर उसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली फार्मूला 1 रेस में आयोजित की गई थी, मतलब भारत में पहली फार्मूला 1 रेस कब आयोजित की गई? तो 2011 में आपकी भारत में पहली फार्मूला 1 रेस आयोजित। बढ़ते अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश के साथ अपनी साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश किस देश के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है? ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न क्या है? भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किलोमीटर लंबा है, मतलब कितने किलोमीटर लंबा है? ये जो है ये 14,500 किलोमीटर लंबा है अंतः स्थलीय नौ संचालन। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। को विकास का आधार माना जाता है, मतलब किसको विकास का आधार माना जाता है? आपके ऑप्शन है विनिर्माण उद्योग, शिक्षा उद्योग, बैंकिंग या डेयरी उद्योग। याद रखें विकास का जो आधार है ये है विनिर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग को जहां पर चीजों का बार बार यूज किया जाता है इसे क्या माना जाता है? विकास का आधार माना जाता है, डेवलपमेंट्स का बेस माना जाता है इसको। अगला है अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो आप देखें विधान परिषद, इसके लिए याद रखें विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए याद रखें यूज आम बिकते हैं, यूज आम बिकते हैं से है यूपी। ठीक है, आ से है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मा से है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बी से है बिहार, का से है कर्नाटक, ता से है तेलंगाना। ठीक है, और जो यहाँ पर जा है, जा से था जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो देखें इसने पूछा है अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है। याद रखें 2021 के पहले यदि प्रश्न होता, यहाँ पर मैं 2021 हटा दूं, 2021 के पहले तो 7 राज्यों में विधान परिषद थी। 2021 के पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन बाद में आपका जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बन गया है, संघ शासित प्रदेश बन गया है। और जैसे ही जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग संघ शासित प्रदेश बने थे, तो जम्मू कश्मीर को जब संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जम्मू कश्मीर में आपका विधान परिषद समाप्त हो। जब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त हो गई तो अब 2021 के अनुसार कितने राज्यों में विधान परिषद बची? 6 राज्यों में। राइट आंसर क्या है? तो याद रखिए पहले जम्मू कश्मीर था, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार, इतने राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। ठीक है, एक बात और याद रखें, देखें एक और प्रश्न याद रखें विधान परिषद का। देखो जिस तरह देश में संसद होती है उसी तरह राज्यों में होता है राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान मंडल। और राज्य विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, विधानसभा। दूसरा जो होता है ये होता है विधान परिषद, दूसरा जो होता है ये होता है विधान परिषद, विधान परिषद। और तीसरा जो होता है ये होता है राज्यपाल। ठीक है, तो जो विधानसभा है इसका उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 168 में किया गया है और राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 103। ठीक है, इसी तरह जिस तरह देश के लिए संसद काम करती है उसी तरह राज्यों के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्य विधानमंडल काम करता है। विधानसभा ये
के चुनाव में आम जनता भाग लेती है, ये आपका इसे निम्न सदन कहा जाता है। विधान परिषद में आम जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे अपर हाउस या उच्च सदन कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? जो विधानसभा है ये आपका भंग हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन विधान परिषद जो है ये भंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। याद रखें, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष होता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है तो वो 6 वर्ष होता है। लेकिन जैसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इस तरह विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में पदमुक्त होते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं, इसलिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता है। जबकि विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है। याद रखें इस बात को। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को के दशक में प्रारंभ किया गया था। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत है कि 1990 के आसपास हुई थी और 1991 में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का युग चालू हुआ था। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस जो है 1990 के आसपास इनकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो गोवा में जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का नाम है फुगड़ी। ठीक है, कर्मा, सहला। देखिए कर्मा जो है ये मध्य प्रदेश में किया जाता है और मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति कर्मा नृत्य करती है। कर्मा, सुआ, सैला, बिरहा, ये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। ठीक है कि नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? फुगड़ी, जो आपका कहाँ का है? गोवा का है। बढ़ते अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण कर रहा है? आपके ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है चिकित्सा, चौथा ऑप्शन है बीमा। इसका जो राइट आंसर है विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के वस्तुओं के निर्माण के लिए, तो आपका परमाणु ऊर्जा जो है ये आपका किसके लिए आरक्षित है? वस्तुओं के निर्माण के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें, तो ये थे आपके प्रश्न जो एसएससी के प्रीवियस में आए थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बात।